नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर प्रेमचंद्र के फटे जूते। जो पाठ है लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी द्वारा। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, ये पूरा जो पाठ है ये प्रेमचंद्र जी के बारे में बताया गया है। और आप देखेंगे एक व्यंगात्मक शैली में ये पाठ लिखा गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेमचंद्र जी के जो सीधे साधे सरल जो स्वभाव है उसको दिखाया गया है। और देखिए उनके फटे जूते, जो प्रेमचंद्र जी के फटे जूते हैं उसके माध्यम से उन्होंने यानी कि प्रेमचंद्र जी ने भी यहाँ पर काफी कुछ चीजें आपको बताई हैं जीवन के प्रति कि किस तरह से जीवन में इंसान को साधारण बनना, साधारण दिखना और एक तरह से जो समाज में जो उसकी एक छवि होती है कि वो अगर अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से रहता है तो ही शायद वो अच्छा इंसान होगा। तो वो पूरी छवि यहाँ पर जुटलाई गई है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही सुंदर चैप्टर लिखा है, बहुत ही सुंदर पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई जी द्वारा। तो यहाँ पर पाठ को पढ़ने से पहले हम हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय को यहाँ पर पढ़ लेते हैं और साथ ही पाठ के सार को यहाँ पर पढ़ेंगे। और पाठ प्रवेश यानी कि पाठ में जो कुछ भी है, एक तरह से पाठ का जो प्रतिपाद्य विषय कह सकते हैं, एक तरह से सार जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। उसके बाद चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे क्योंकि पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते और लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो देखिए हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के कुछ दिनों बाद इन्होंने अध्यापन प्रारंभ कर दिया था, यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया था। 1947 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना भी हुई। तो देखिए इनके जन्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और नागपुर में से इन्होंने एमए किया और उसके बाद अध्यापन किया। उसके बाद 1947 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे और जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, जिससे वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली और इसकी काफी सराहना भी हुई। और 1995 में इनका निधन हो गया। और देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी रचना है यहाँ पर ये व्यंगात्मक शैली में लिखी गई है। तो हरिशंकर परसाई जी जो है वो हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। यानी कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी जो ये लिखते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ज्यादातर जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया पाठ है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए लेख है। तो व्यंग लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते रोते हैं। परसाई जी की कृतियां जो हैं उनमें लोग हंसते हैं, रोते भी हैं। और उनके दिन फिरे ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये दोनों उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो यानी कि हंसते हैं, रोते हैं, ये इनकी एक कृति है। जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी एक कृति है और ये इनकी कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है ये दोनों।
तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये इनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग संग्रह है। तो इनके जो लेखन है, जैसे मैंने बताया कि उसकी जो शैली है, ज्यादातर जो इन्होंने रचनाएं की हैं उनमें इन्होंने व्यंग शैली में लिखा है। तो ये जो आपकी रचना है ये भी इसी तरह की है। भाषा शैली देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी की भाषा में व्यंग की प्रधानता है। व्यंग यानी कि होता है ना किसी भी चीज का एक मजाक, मजाक के तौर पर व्यंग। कोई चीज अगर किसी को कहनी है तो उसको अगर मजाक की भाषा में कहें तो बिल्कुल वही यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली है। तो उसकी प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य और संरचना के कारण विशेष क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। साहित्यिक विशेषताएं क्या है? पाखंड, बेईमानी आदि पर परसाई जी ने अपने व्यंगों से गहरी चोट की है। जो उस टाइम पे जो समाज में जो पाखंड, जो बेईमानी थी, उसके आधार पर अपने व्यंग के माध्यम से उन्होंने गहरी चोट की है। वे बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। चुटकीला व्यंग करने में परसाई जी बेजोड़ हैं। एक सामान्य बोलचाल की भाषा रखते हैं वो अपने रचनाओं में, और उसमें चुटीला व्यंग यानी कि अगर उनको कुछ कहना है तो वो उसमें बात को इस तरह से कह देते हैं कि लोगों को हंसी आ जाती है। तो ये है परसाई जी की भाषा शैली। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पाठ का नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते। लेखक है हरिशंकर परसाई जी और पाठ लिखा गया है प्रेमचंद्र जी के विषय में। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सार आपको बता दूं तो क्या है पूरे पाठ का निचोड़। तो देखिए, प्रेमचंद्र के फटे जूते शीर्षक से यह प्रतिष्ठित कथाकार ज्ञान रंजक द्वारा संपादित हरिशंकर परसाई की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संचयन है। ठीक है, ये जो है प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, इन रचनाओं में परसाई जी ने अपने युग का समाज, जो उस टाइम पे उनके युग का जो समाज था और उसकी बहुविध विसंगतियों, उसकी जो उस टाइम पे उस समाज में विसंगतियां थी, अंतर विरोधों, मिथ्याचारों का उद्घाटन किया है। इन रचनाओं में हंसी से बढ़कर जीवन की तीखी आलोचना की है। आपको लगेगा कि मजाक बना रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे तो वो जीवन की एक तीखी आलोचना की गई है यहाँ पर। और परसाई जी का जो समग्र रूप है वो बहुत अनूठा है। उनके पास स्मृति है, तर्क है, तर्क मनहूनी को काटता है और चपल विनोद वृत्ति तथा ठाठदार हास्य की शैली से आगे बढ़ जाता है। व्यार और भक्ति के समुद्र के बीच परसाई ने अपनी ज्वलंत और मौलिक खड़ी बोली में भारतीय समाज की असंख्य पेंटिंग्स बना डाली हैं। यानी कि अपनी रचनाओं में किसमें बनाई है उन्होंने? भारतीय समाज की उस टाइम की असंख्य पेंटिंग्स बना डाली है। प्रेमचंद्र के बाद वे हिंदी में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र जी स्वयं बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद्र जी के विषय में। तो ये यहाँ पर जो चैप्टर है, जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया ये पाठ है, ये उन्होंने प्रेमचंद्र जी के विषय में लिखा है कि वो इतने बड़े उपन्यासकार, इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी कितने ज्यादा साधारण हैं, कितने ज्यादा सरल हैं। और उसी पर इस समाज में जो एक तरह से जो चीजें फैली हुई हैं उन पर उन्होंने व्यंग भी किया है। और यहाँ पर जो परसाई जी हैं ये
प्रेमचंद जी के बाद पढ़े जाने वाले सबसे बड़े रचनाकार हैं। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई भी पंक्ति छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय को पढ़ लिया है। आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जीवन परिचय दिया गया है हरिशंकर परसाई जी का। और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से जो मैंने आपको सार एक बताया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप जरूर पढ़ें कि प्रेमचंद जी के फटे जूते शीर्षक जो निबंध जो यहाँ पर लिखा गया है, निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व को बहुत ही सादगी के साथ, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, फिर भी उनका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा सादगी पूर्ण है। तो व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, जो समाज में दिखावे की एक प्रवृत्ति जो फैली हुई है कि इंसान को उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से अच्छा समझा जाता है, यानी कि अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसका पहनावा अच्छा है, तो ही उसको एक अच्छा इंसान समझा जाता है। तो दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर उन्होंने बहुत ही बड़ा व्यंग इस पाठ में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मेरे सामने एक चित्र है, मेरे सामने एक चित्र है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। एक फोटो का एक तरह से विश्लेषण करते हुए, एक फोटो को यहाँ पर बताते हुए, दिखाते हुए, फोटो को देखते हुए इस पाठ को लिख रहे हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ है, फोटो खिंचवा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, कुर्ता है, धोती है और कनपटी चिपकी हुई है। बिल्कुल यहाँ तक वो जो टोपी पहनी है उससे ये चिपके हुई है पीछे। गालों की हड्डियां उभर आई है, यानी कि एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पहले ही जो गालों की हड्डियां हैं वो उभर कर आ गई है, पर चेहरे पर घनी मूछें हैं। प्रेमचंद्र जी का चित्र आपने देखा। और पांवों में कैनवस के जूते पहने हुए हैं, जो कैनवस कपड़े के जो जूते होते हैं पांव में वो पहने हुए हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं, जिनके जो लेस होते हैं, बंद जो होते हैं वो बेतरतीब, यानी कि बिना बहुत अच्छे से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की परती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जब क्योंकि बंद जो है वो लापरवाही से बांधा गया, आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं, व्हाइट कलर के शूज जब आप पहनते हैं कैनवस की, यानी कि जो व्हाइट कपड़े का शूज होता है, स्पोर्ट शूज जो होता है, तो आप अगर उसको अच्छे से अगर नहीं बांधते हैं तो फिर उसकी जो लेस होती है वो जूतों के नीचे बार बार आ जाती है, और उसके आगे का जो व्हाइट कलर का, आजकल पहले लोहे का होता था, अब प्लास्टिक का होता है, तो वो अगर टूट जाता है तो फिर दोबारा जूते में लेस डालने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। ये आपने देखा होगा। सब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, तो जब उसमें डाला नहीं जा रहा है अच्छे से होल में बंद को, लेस को, तो फिर उसको जैसे वो जा रहा है बिल्कुल वैसे ही उसको इधर उधर करके बांध लिया जाता है। तो वही उन्होंने किया हुआ है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है। जो लेफ्ट साइड का जूता है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, यानी कि उसमें एक छेद है काफी बड़ा सा, और उस जगह से उंगली बाहर निकल आई है, यानी कि जो राइट साइड का जूता है पैर का वो ठीक है, लेफ्ट साइड के जूते में अंगूठे के पास से एक बहुत बड़ा होल हो गया है, और वहां से क्या हो रहा है, उंगली जो है वो बाहर आ रही है। अब लेखक कहते हैं मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, मेरी दृष्टि जो है वो इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने का अगर यह पोशाक है
तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। अब उन्होंने वो फोटो खिंचवाया है किसी अपनी पत्रिका के संपादन के वक्त, अपनी पत्रिका के निकलते वक्त अपनी पत्नी के साथ वो फोटो खिंचवाया है। तो सोचिए, जब फोटो खिंचाने की पोशाक ये है, तो फिर नॉर्मल जब वो जिंदगी में रहते होंगे, सामान्य जिंदगी में, तो उस टाइम पे उनकी एक तरह से पोशाक जो है कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही अपनी फोटो में खिंच जाता है। यानी कि आपको एक चित्र यहां पर दिखाऊंगी, एक चित्र यहां पर हम देखेंगे प्रेमचंद्र जी का। आप देख सकते हैं ये जो चित्र है, इस चित्र के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। इस फोटो को लेकर उन्होंने ये पाठ शुरू किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि सर पर धोती, पहले तो धोती और कुर्ता पहना हुआ है, सर पर एक मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है और चेहरे की हड्डियां उभर आई है, लेकिन घनी मूछें हैं। आप देख सकते हैं प्रेमचंद्र जी की मूछें दिखाई दे रही हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर फोटो खिंचाया है। और आप उनके जूतों को देख सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए कि जो दाहिने पैर का जूता है ये तो बिल्कुल ठीक है, दाहिने पैर का जो जूता है, राइट साइड का जो जूता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का जूता है उसमें आप साइड में देख सकते हैं उंगली बाहर निकली हुई है। यानी कि जो जूता उन्होंने पहना है वो लेफ्ट साइड का जूता, उसके जो आपकी साइड की उंगली है, जूता वहां से फट गया है, काफी बड़ा एक होल हो गया है उसमें, और वहां से जो है उंगली बाहर निकली हुई है। इस तस्वीर को देखकर अब प्रेमचंद्र जी के बारे में क्लास 9th में आप आ चुके हैं और प्रेमचंद्र जी के बारे में अब आप काफी कुछ जानते हैं कि वो काफी बड़े हिंदी के सबसे बड़े एक तरह से उन्हें रचनाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार कह सकते हैं। प्रेमचंद्र जी की काफी सारी रचनाएं हैं जिन पर बच्चों के लिए नाटक भी बन चुके हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी उन्होंने अलग अलग पुस्तकें भी लिखी हैं, बहुत सारी कथाएं हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की। तो इस तस्वीर को लेकर लेखक ने ये पूरा पाठ लिखा है और दर्शाया है। उन्होंने कहा कि ये इंसान जो है ये किसी पत्रिका के लिए ये फोटो खिंचवा रहे हैं। तो इनको देखिए कि इन्होंने फोटो खिंचवाने के लिए जब इस तरह का पोशाक पहनी है, जब इस तरह के जूते पहने हैं, तो ये रियल लाइफ में आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं, बर्थडे में जा रहे होते हैं, शादी में जा रहे होते हैं या ऐसे ही घूमने जा रहे होते हैं, तो आपकी पोशाकें अलग अलग होती हैं। हर फंक्शन के लिए, हर एक ओकेजन के लिए आपकी पोशाकें अलग अलग होती है। अगर आज आपका बर्थडे है तो आप बर्थडे में सुबह जब जाएंगे स्कूल तो अलग पोशाक पहनकर जाएंगे, फिर घर आएंगे घर में अलग पहनेंगे, फिर शाम को जब आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा तब आप अलग पहनेंगे, फिर आप कहीं शादी में जाते हैं तब आप अलग पहनते हैं, मार्केट जाते हैं तब आप अलग पहनते हैं। और इसी तरह से फोटो जब खिंचवाते हैं, खास तौर पर जब फोटो खिंचवानी होती है तो उस टाइम पे तो हम थोड़ा सा अपने बाल कंघी करना या अच्छे से जूते, अच्छे से कपड़े, अच्छे से हम एक तरह से बन के रहते हैं कि ये फोटो जो है, क्योंकि कभी भी कोई भी देख सकता है, एक यादगार होती है कि हम हमेशा देखेंगे या आगे कभी हम इसको देखेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फोटो फोटो खींचते वक्त इन सब चीजों का ध्यान देते हैं कि हमारे कपड़े तो ठीक है ना, हमारे जूते तो ठीक है ना, हमने अच्छे से बाल तो बनाए हैं ना, या एक तरह से हम परफेक्ट तो है ना। तो ये चीजें हम देखते हैं। लेकिन ये जो फोटो है ये काफी कुछ हमें सिखाती है, काफी कुछ हमें सोचने पर मजबूर करती है। चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो देखिए उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूं अगर फोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो पहनने के लिए कैसी होगी। यानी कि नॉर्मल वो घर पर कैसे पहनते होंगे या कहीं अगर उन्हें आना जाना होता है तो वो कैसे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की पोशाकें
अलग अलग नहीं है, यानी कि ये जो इंसान है इनकी पोशाकें अलग अलग नहीं है, क्योंकि इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है, यानी कि जिस तरह के हैं, जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह का नेचर है, बिल्कुल ये उसी तरह से फोटो में खिंच जाते हैं। कोई दिखावा और कोई इनके अलग अलग वेश नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं। अब लेखक कहते हैं हरिशंकर परसाई जी, मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे तुम्हारा जूता फट गया है। जब फेस की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि उनको पता भी है कि उनका जूता फट चुका है। कई बार होता है कि आपके कपड़े जो है थोड़ा सा अगर गंदे होते हैं या ओकेजन के लायक नहीं होते हैं, या आप जिस फंक्शन के लिए जा रहे हैं उसके लायक थोड़ा सा उससे मैच नहीं करते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि असहज महसूस करते हैं। आपको लगता है कि सब तो मुझे ही देख रहे होंगे, सब मेरे कपड़ों को ही देख रहे होंगे, मेरे कपड़े बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरे जूते मेरे कपड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं, मेरा जो एक तरह से आउटफिट है वो इस ओकेजन से, इस फंक्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह के गिल्ट जो है वो हमारे फेस पे दिख जाते हैं, हमारे चेहरे पर दिख जाते हैं, और कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। यानी कि हम सोचते हैं कि यार हम ही सबसे ज्यादा गंदे लग रहे हैं, सब हमें ही देख रहे हैं, सब हमारे बारे में ही शायद बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से सोचने लगते हैं। लेकिन हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूं तो तुम्हें क्या मालूम है, वो कहते हैं कि मैं ये मजबूर हो रहा हूं सोचने पे कि क्या इन्हें मालूम है, हे मेरे साहित्यिक पुरखे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है। क्योंकि फेस पे तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई भी ऐसा आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है, और अंगुली बाहर दिख रही है। यानी कि इतनी बड़ी लज्जा कि जूता चलो थोड़ा बहुत फटा हुआ है, लेकिन उंगली अगर बाहर निकली हुई है तो ये तो शर्म की बात है। क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं, जरा सा लज्जा, जरा सा संकोच या झेप नहीं तुम्हारी आंखों में। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती के कपड़े को थोड़ा सा नीचे खींचने से उंगली ढक जाती है। यानी कि चलिए ये सब हम आपकी मजबूरी मान सकते हैं कि आपका जूता फटा हुआ है, आपकी कंडीशन नहीं है कि आप जूता खरीद सके, आपको एक तरह से अभी आपके पास इतना नहीं है कि आप नया जूता ले आए। लेकिन एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो अपनी धोती का एक पल्ला जो है थोड़ा सा और नीचे लटका कर उस जूते को ढक सकते हैं, उस फटी हुई उंगली जो बाहर निकली हुई है जो उसको ढक सकते हैं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, यानी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तुम्हारी उंगली बाहर निकली हुई है, तुम्हारा फोटो खींच रहा है जन्म जन्मांतर तक। अब देखिए कब ये फोटो खींचा होगा और कब के बाद, आज लगभग 100 वर्षों के बाद आप भी इस फोटो को देख रहे हैं। तो फोटो खींच रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपके चेहरे पर तो बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि जब भी फोटो खींचा जाता है, खास तौर पर जब हमें एक होता है रैंडम क्लिक, यानी कि हम इस बिल्कुल अचानक से फोटो खींचते, चल ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे खींचो, लेकिन एक होता है परफेक्ट क्लिक जिसमें हम बिल्कुल किसी जगह पर देने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, या किसी जगह एक फ्रेम बनवाने के लिए, तो उस टाइम पे हम एक परफेक्ट क्लिक देते हैं और उस पे जो फोटोग्राफर होता है वो बोलता है स्माइल प्लीज, तो हमें स्माइल करना होता है। ये एक परंपरा होती है, यानी कि स्माइल एक तरह से ये फोटो खिंचाते वक्त का एक तरीका है कि इंसान को थोड़ा सा उसके फेस पर स्माइल लाई जाए। तो फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा
तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। अब परंपरा है कि जब फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज या रेडी प्लीज, कि आप रेडी रहिए, आपका फोटो क्लिक हो रहा है, तो बिल्कुल इस तरह से सीरियस होकर नहीं खिंचा सकते, एक स्माइल तो बनती है। तो वो कहते हैं तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं, क्योंकि अंदर क्या है, दर्द है, परेशानियां हैं, दुख है। तो दर्द के गहरे कुएं में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर तुम ऊपर निकाल रहे होंगे। यानी कि देखिए, इंसान जब प्रसन्न होता है, इंसान के पास जब सारी चीजें होती है, सुविधाएं होती है, सब कुछ होता है, तो उसका मन जो है अंदर से क्या होता है, खुश रहता है और वो स्माइल भी कर देता है आसानी से। लेकिन मन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारा दर्द है, तो स्माइल भी जो है, चेहरे पर मुस्कान भी जो है बड़ी मुश्किल से आती है। तो कुएं के कहीं तल में पड़ी, गहरे कुएं के कहीं तल में पड़ी मुस्कान को तुमने धीरे धीरे ऊपर खींचने की कोशिश की होगी, और बीच में ही, यानी कि चेहरे पर मुस्कान अभी पूरी तरह से आई नहीं होगी, तुम कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने स्माइल करने की कोशिश की होगी, लेकिन जब तक तुम स्माइल करते तब तक शायद फोटो खिंच चुकी होगी और फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ना यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग है, यानी कि बहुत सारा मजाक है, बहुत सारा व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी और पर हंस भी रहा है। ये क्या है, ये फोटो खिंचाना क्या है, उपहास है, व्यंग है, मुझ पर नहीं, यानी कि जो मैं फोटो खींच रहा हूं मुझ पर नहीं, जो मैं फोटो खिंचवा रहा हूं मुझ पर नहीं, ये तुम पर उपहास है, ये तुम्हारे ऊपर व्यंग है। कैसे, आप देख सकते हैं ये कैसा आदमी है जो खुद के फटे जूते पर फोटो खिंचा रहा है पर किसी और पर हंस रहा है। अब देखिए ये किस पे हंस रहा है। अब आप थोड़े बहुत समझदार हो चुके हैं, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते, ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता, शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यानी कि अगर इतनी भी क्या आपको परेशानी आ गई थी कि आपने फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाया, या तो फोटो खिंचाना ही नहीं था, अगर फोटो खिंचाना था तो दूसरे जूते पहन लेते, तो या तो आपकी पत्नी ने आग्रह किया होगा कि प्लीज एक फोटो खिंचवा लो, तो उन्होंने कहा होगा चल भाई जिस स्थिति में है, मतलब मैं उस स्थिति में बैठ जाता हूँ फोटो खिंचाने। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का जूता भी नहीं है, यानी कि एक फोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है। आप देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, बहुत ही डीपली जाकर आपको यहाँ पर समझाने वाला है, कोई चीजें बताने वाला है, तो ऊपर ऊपर की चीजें ना पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी इस फोटो को देखकर, लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस फोटो को देखकर रोना चाहता हूँ, रो पड़ना चाहता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे फेस पे ये हल्की सी स्माइल है, ये तीखा व्यंग तुम जो संसार के ऊपर कर रहे हो कि दिखावा जो है वो नहीं करना चाहिए। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें सीखनी है इस पार्ट से, बहुत सारी चीजें समझनी है इस पार्ट से, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।